अतीक और अशरफ के बाद विपक्ष के सवालों और आरोपों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि उसे सिर्फ एक केस में गुनहगार माना गया था। अतीक को गैंगस्टर मीडिया ने बनाया। ममता बनर्जी से लेकर महबूबा मुफ्ती और नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी तक ने अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर योगी सरकार को घेरा। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को नैनी से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। अतीक और अशरफ के मर्डर की जांच के लिए सरकार ने 2 SIT का गठन किया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार फुल स्पीड में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीदर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी के 15 लाख के वादे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करेगी उसे सरकार बनते ही पूरा करेगी। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस बीच कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। जगदीश शेट्टार की सीट से पार्टी महासचिव महेश तेंगिनाकाई को उम्मीदवार बनाया गया है। नवी मुंबई में तेज धूप से हुई मौत को लेकर सियासत फुल स्पीड में है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार पीड़ितों से मुलाकात करने नवी मुंबई के अस्पताल पहुंचे और घटना की जांच की मांग की। उधर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि नवी मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र भूषण इवेंट कार्यक्रम में शामिल होने वाले 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की वजह गर्मी बताई जा रही है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजसेवी दत्तात्रेय नारायण को अवार्ड दिया। इवेंट में 7 लाख समर्थक शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की परमिशन मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और उसमें फैसला करें ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वुजू के लिए सुविधा दी जा सके। याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर बने वुजूखाने को खोल दिया जाए, जिसे शिवलिंग बताकर सील बंद कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी और तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की कस्टडी कोर्ट ने एक बार फिर बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, वहीं सीबीआई अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी। 3 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया की 17 अप्रैल तक कस्टडी दी थी। इसके 2 दिन बाद 5 अप्रैल को अदालत ने ईडी को भी 17 अप्रैल तक की कस्टडी दे दी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। बठिंडा कांड में पुलिस ने आरोपी देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मारे गए जवानों का साथी है। मिलिट्री स्टेशन में 12 अप्रैल को 4 जवानों पर फायरिंग देसाई मोहन ने ही की थी। बठिंडा पुलिस के मुताबिक आरोपी ने LMG राइफल के 8 कारतूस, इंसास राइफल और एक 20 कारतूस वाली मैगजीन चोरी की थी और फिर उसी की मदद से वारदात को अंजाम दिया। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। वारदात के बाद देसाई ने अफसरों को गुमराह भी किया था। देसाई ने कहा था कि उसने कुछ संदिग्ध लोग देखे थे जो जंगल की तरफ भाग गए। उसके बयानों के आधार पर जब जांच की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मार्च में थोक महंगाई दर में कमी आई है। अब आंकड़ा 1.34% पर है। यह 29 महीने का निचला स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% थी। गेहूं, दालें और ईंधन जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 में यह 1.31% पर थी। ये लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई गिरी है। पिछले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। मार्च 2023 में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ गई है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, लिहाजा तैयारियां आखिरी चरण में है।
एक तरफ बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम तेजी से चल रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस बार रास्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल से खुलेंगे। लगातार खराब होते मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा की तैयारियां प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रही है। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हुई हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। करीब 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागी पैरामिलिट्री फोर्स ने राजधानी खार्तूम में ज्यादातर सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने का दावा किया है। खार्तूम में स्कूलों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं और वो खबर ऐसी है, वो जानकारी ऐसी है जो आप तक नहीं पहुंची होगी। और ये खुलासा हमारे देश के उन नेताओं को लेकर है जिन्होंने अपने सारे राजनीतिक सिद्धांतों की बलि चढ़ाकर अतीक अहमद की ताकत और उसके पैसे का जमकर इस्तेमाल किया और उसे एक मुस्लिम वोट बैंक की तिजोरी बनाकर रख दिया और फिर इस तिजोरी की चाबी अपने जेब में डाल ली। आज बहुत बड़े बड़े खुलासे हम करेंगे। आज आपको यह भी बताएंगे कि वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि न्याय तो अदालत के जरिए होना चाहिए, एनकाउंटर के जरिए कैसे न्याय हो सकता है, उन्हें भी आज हम बताना चाहते हैं बात उनकी बिल्कुल सही है। जो न्याय है वो तो न्यायालय में ही होना चाहिए, अदालत में ही होना चाहिए। लेकिन अगर अदालतें भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों से डरने लगेंगी तो फिर न्याय कैसे होगा? असली न्याय की परिभाषा क्या होनी चाहिए? लेकिन आज हमारे देश के बहुत सारे नेता कानून व्यवस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर और संविधान के नाम पर अतीक अहमद की हत्या को लेकर बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीक जी का मारे जाना भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि अतीक जी सिर्फ एक माफिया नहीं थे, बल्कि वो हमारे देश में कैंसर की तरह फैल चुकी सबसे खतरनाक बीमारी का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। और इस बीमारी का नाम है राजनीति का अपराधीकरण। यानी हमारे देश में अपराधी और नेता मिलकर एक ही टीम में खेल रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसीलिए आम जनता को कभी न्याय न मिलता है और न मिल सकता है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आज हम इस बीमारी की जड़ में जाएंगे और आप जानते हैं बीमारी जितनी गहरी होती है, जितनी बड़ी और खतरनाक होती है, उसका इलाज भी उतना ही लंबा, उतना ही दर्दनाक और उतना ही कड़वा होता है। इसलिए इस कड़वी गोली के लिए आप तैयार रहिएगा। सबसे दुख की बात यह है कि हम अतीक अहमद की बात तो करते हैं लेकिन इस बीमारी की जड़ में जाने की कोशिश कोई नहीं करता। लेकिन आज हम आपको इसी बीमारी का एक कड़वा विश्लेषण दिखाएंगे और आपको उन नेताओं की सूची दिखाएंगे जिन्होंने अतीक अहमद के पैसे और उसके बाहुबल का जमकर इस्तेमाल किया और उसके साथ जमकर लेन देन किया। इनमें सबसे पहले नेता का नाम है खुद असदुद्दीन ओवैसी, जो देश में अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो एक मुसलमान थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसे शायद आप भूल चुके होंगे या हो सकता है आपको पता भी ना हो। और यह तस्वीर अपने आप में आपको बताएगी कि अतीक अहमद की हत्या का ओवैसी को इतना दर्द क्यों हो रहा है। यह तस्वीर पुरानी नहीं है, 2021 की है, 2021 की, जब असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल किया था। शाइस्ता परवीन इस समय फरार है और उस दिन अतीक अहमद अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन तब वो भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हुआ था। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है, बात है वर्ष 2021 की, जब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि अतीक अहमद एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा डॉन है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जिसने आम लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, न जाने कितने आम लोगों की हत्या की है, न जाने कितने हजारों परिवारों को बर्बाद किया है, कितने लोगों पर अत्याचार किया है, कितने लोगों की जीवन भर की कमाई हड़प ली है। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी ने अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अतीक जी को और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल किया। और अब जब अतीक जी की हत्या हो चुकी है
तो ओवैसी साहब लोगों को यह नहीं बता रहे कि अतीक अहमद उनकी पार्टी में रह चुका था और अतीक अहमद के साथ उनके संबंध थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मोहतरमा बैठी हुई हैं ओवैसी साहब की बगल में, ये अतीक अहमद की पत्नी है और ओवैसी साहब बड़े शान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। बल्कि वो अब ओवैसी साहब इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र मर रहा है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आज हम असदुद्दीन ओवैसी से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस दिन उन्होंने अतीक अहमद और उसकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल किया था, क्या लोकतंत्र की हत्या उसी दिन नहीं हो गई थी? उस दिन ओवैसी साहब को यह नहीं सोचना चाहिए था कि अतीक अहमद कितना बड़ा अत्याचारी है, उस पर कितने सारे मुकदमे दर्ज हैं, उस पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है और उसकी छवि कितनी खराब है। हकीकत यह है कि उस समय ओवैसी को अतीक अहमद में एक माफिया नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा था, जिसके लिए उन्होंने अतीक अहमद के सभी पापों को एक ही दिन में भुला दिया। अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों को जब किसी पार्टी में शामिल कराया जाता है तो ये अपराधी उस पार्टी में सिद्धांतों के लिए या फिर अपनी राजनीति के लिए शामिल नहीं होते। ये कोई अपने अहिंसावादी सिद्धांत लेकर नहीं जाते, बल्कि ऐसे अपराधियों को किसी भी पार्टी में ज्वाइन कराने का मतलब यह होता है कि ये अपराधी अपने साथ मनी पावर लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, मसल पावर लेकर आएगा, यानी बाहुबल लेकर उस पार्टी में आएगा। उस पार्टी को सब तरह से शक्तिशाली बनाएगा, बाहुबल से भी और पैसे के बल से भी, और उस बाहुबली के डर से लोगों के वोट उस पार्टी को मिलेंगे। और अगर वो बाहुबली किसी एक खास धर्म का नेता है तो उस खास धर्म के वोट फिर इन पार्टियों को मिलेंगे। यानी इससे यह पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं है। और सच यह है कि अतीक अहमद और उसकी पत्नी ओवैसी साहब की पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और आज हमारा यह कहना है कि उन्हें उस दिन ये काम नहीं करना चाहिए था। बड़े देखिए पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम नेताओं के साथ उन्होंने अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। सितंबर 2021 की ये तस्वीरें हैं। वाइफ और वो हमारी बड़ी बहन आपको कुछ बोलना चाहिए। नाम बता दीजिए। नाम शाइस्ता परवीन। प्रेस नोट मीडिया के लिए दिखता। हाँ बिल्कुल, इसमें पढ़ लीजिए। नहीं फिर आप नहीं पूछने वाले हमसे, तो कर दें। हाँ आप नहीं पूछेंगे हमसे। चलो वाइफ तो ये जो मोहतरमा बैठी हैं यही हैं शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, उनकी बेगम, जो इस समय फरार हैं और उनके ऊपर भी इनाम है। अब आपको दूसरे नेता का नाम बताते हैं और वो हैं मायावती, बीएसपी की अध्यक्ष। वर्ष 2004 में जब अतीक अहमद ने बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या करवाई थी तब वो समाजवादी पार्टी में था। यानी समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद था और बीएसपी के विधायक की उसने हत्या करवाई और इसीलिए उस समय बीएसपी की तरफ से मायावती ने इस हत्याकांड के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन इसके बाद मायावती राजू पाल की हत्या को भूल गई, अपने ही विधायक की हत्या को भूल गई और उन्होंने इसी साल, पुरानी बात नहीं बता रहा आपको, इसी साल 2023 में अतीक अहमद की इसी पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब यही शाइस्ता परवीन आप देख लीजिए, 2021 में ये ओवैसी की पार्टी में शामिल हो रही थी, अब 2023 में ये मायावती की पार्टी में शामिल हो रही है। और तब मायावती ने कहा कि राज्य में इस साल होने वाले मेयर के चुनाव में शाइस्ता परवीन बीएसपी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन जब 24 फरवरी को अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या करवाई, तब बीएसपी ने बाद में दबाव में आकर शाइस्ता परवीन को मेयर के चुनाव का टिकट नहीं दिया, उनका
टिकट काट दिया, वो भी तब जब चारों तरफ से दबाव आने लगा, लोग सवाल पूछने लगे और कहने लगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट कैसे दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले तक, यानी सोच लीजिए इसी साल 2023 तक, मायावती को शाइस्ता परवीन से और अतीक अहमद से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी कि वो कितना भी बड़ा अपराधी रहे, उसने कितने ही लोगों की हत्या करवाई, उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अपहरण करवाए हैं, हत्या करवाई हैं, फिरौतियां ली हैं, नाजायज कब्जे किए हैं जमीनों पर। मायावती को कोई समस्या नहीं थी। अपने ही विधायक की हत्या इस आदमी ने की, उससे भी मायावती को कोई समस्या नहीं थी। मायावती ने अपने सिद्धांत बदल लिए। और सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस अतीक अहमद ने बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या करवाई, उसी अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी में मायावती ने शामिल कर लिया। और ये एक गंदी राजनीति है जिसमें अतीक अहमद जैसे अपराधी अपने बाहुबल से आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे अपराधियों का इस्तेमाल करके और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती चली जाती है। वर्ष 1995 के मशहूर गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती की जान लेने की कोशिश की गई थी, तब उस कांड में अतीक अहमद भी शामिल था। आपने सुना होगा, गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती के साथ। लेकिन मायावती मुस्लिम वोट बैंक के लिए उस गेस्ट हाउस कांड को भी भूल गई और उन्होंने उसी व्यक्ति की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और यह एक गंदी राजनीति है जिसमें कई और पार्टियां और उनके नेता भी शामिल हैं और खुलेआम शामिल हैं, उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है। और इनमें अगला नाम है समाजवादी पार्टी का। अतीक अहमद जिस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद में पहुंचा था, वो पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने ही अतीक अहमद को राजनीति में सबसे पहला ब्रेक भी दिया था। अतीक अहमद जब 3 बार बतौर निर्दलीय विधायक बन चुका था, तब मुलायम सिंह यादव की नजर अतीक अहमद पर पड़ी और उन्हें लगा कि यह काम का आदमी है और उन्होंने अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। और इसके बाद अतीक अहमद कई वर्ष तक समाजवादी पार्टी में रहा और उसकी तरफ से लोकसभा का चुनाव जीतकर वो संसद में भी पहुंचा। वही संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसी मंदिर में अतीक अहमद 5 साल तक बैठा। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अतीक अहमद ने सांसद बनने के बाद वर्ष 2004 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या करवाई। लेकिन इस हत्याकांड के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और उसे पार्टी से भी बाहर नहीं निकाला। और जब ये तमाम पार्टियां ऐसी चीजों को नजरअंदाज करती हैं, तो आप जानते हैं ये क्या कहती हैं कि देखिए, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये काम तो तय करना अदालत का होता है। अदालतें तय करेंगी। जब अदालत अतीक अहमद को दोषी करार दे देगी तो हम निकाल देंगे, लेकिन जब तक अदालत दोषी करार नहीं देती तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है, इसलिए हम उसे पार्टी से नहीं निकालेंगे, टिकट भी देते रहेंगे। ये एक बहुत राजनीतिक पार्टियों ने एक सिद्धांत बना लिया है अपना किसी के भी बारे में। और आप जानते हैं, अदालत दशकों तक ऐसे अपराधियों को सजा देंगी नहीं और बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें निकालेंगी नहीं। और हमारे देश की राजनीति अब इतनी गंदी हो चुकी है कि अतीक अहमद ने जब राजू पाल की हत्या करवाई तब वो समाजवादी पार्टी में था, लेकिन आज राजू पाल की अपनी ही पत्नी पूजा पाल खुद उसी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, जिसका सांसद होते हुए अतीक अहमद ने उनके पति की बेरहमी से हत्या करवाई थी। लेकिन अब शायद पूजा पाल को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं है और वो राजनीति के लिए सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर कहें तो समाजवादी पार्टी आज अतीक अहमद की हत्या पर शोर मचा रही है, लेकिन उसने भी अतीक अहमद के बाहुबल का इस्तेमाल किया है। और ऐसा करने वाली पार्टियों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, वो भी देख लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको शायद अब तक पता नहीं था। वर्ष 2008 में जब यूपीए की सरकार को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था, उस समय उसके लिए एक सांसद का वोट बहुत जरूरी था और इसीलिए तब यूपीए की सरकार ने ऐसे सांसदों से भी बात की जो सांसद अपराधी थे और उस समय जेल में बंद थे, और उन सांसदों में तब अतीक अहमद भी शामिल था। उस समय अतीक अहमद फरलो लेकर, यानी जेल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर, बाकायदा संसद में आकर यूपीए की सरकार के पक्ष में वोट डालने आया था।
जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक समय में अतीक अहमद की सेवाओं का पूरा फायदा उठाया है, उसकी सेवाएं ली हैं। और इस बात का जिक्र एक पुस्तक में किया गया है। पुस्तक का नाम है बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है कि ये अपने फायदे के लिए, इस राजनीति में जो नेता हैं वो अपने फायदे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। और अतीक अहमद जैसे अपराधी भी इन पार्टियों को अच्छे लगने लगते हैं, साफ सुथरे लगने लगते हैं और फिर वो इनका इस्तेमाल करती हैं। आप खुद सोचिए, जब अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की तब समाजवादी पार्टी ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला, और बाद में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी ने कैसे उसकी पत्नी को अपने दलों में शामिल कर लिया। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इन पार्टियों को अतीक अहमद में माफिया नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने का एक शॉर्टकट नजर आता है। हमारे देश में मुसलमानों के वोट हासिल करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मुसलमानों की भलाई के लिए जमीन पर जाकर काम करो, उनके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीजों से सुधार लाकर मुसलमानों के जीवन में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करो। लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और आप जानते हैं हमारे देश के नेता मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का रास्ता, जिसमें ये तमाम नेता और राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे देती हैं जो उन्हीं के धर्म का होता है और फिर वो व्यक्ति अपना खौफ दिखाकर या अपने धर्म का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक को उस पार्टी के लिए पेश कर देता है थाली में लाकर। और इसमें इन पार्टियों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा कि अतीक अहमद के मामले में हुआ। इसलिए आज देश के मुसलमानों से भी हम कहना चाहेंगे, उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए जो उनके जीवन में सुधार लाए, जो उन्हें शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे, रोजगार दे, उनके जीवन को बेहतर बनाए, उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाए, या वो पार्टियां जो सिर्फ धर्म के नाम पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो कि उनके धर्म के हैं उनको बचाकर, उनको प्रोटेक्शन देकर ये बताते रहे कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आज मुसलमानों को भी यह तय करना है कि क्या मुसलमान वाकई अतीक अहमद से कोई हमदर्दी रखते हैं, और रखते भी हैं तो उनको इसका क्या फायदा है। अतीक अहमद और उसका परिवार अलग अलग मौकों पर कई राजनीतिक दलों का सदस्य रहा, जिनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल और ओवैसी की पार्टी भी है। और बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों को अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आज इन सारी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि अतीक जी की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब अतीक जी वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से उसी फूलपुर में लोकसभा का चुनाव जीते थे, जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रह चुके थे। तो लोकतंत्र का एनकाउंटर तो उसी दिन हो गया था जहां नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अतीक अहमद चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन तब किसी ने एक बार यह नहीं पूछा कि जो व्यक्ति एक माफिया है, जो हत्याएं करवा चुका है, वो संसद में कैसे बैठ सकता है, लोकतंत्र के मंदिर में उसकी एंट्री कैसे हो सकती है। बल्कि उस दिन अतीक अहमद के सांसद बनने को ऐसे ही लोगों ने लोकतंत्र की जीत बताया था और कहा था कि भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां एक गरीब तांगे वाले का बेटा भी सांसद बन सकता है। एक गरीब मुस्लिम तांगे वाले का बेटा आज देश की लोकसभा में बैठ रहा है। देखिए, यही तो है भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती, यही तो है हमारी धर्मनिरपेक्षता। लेकिन किसी ने भी तब अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों को देखा नहीं, या समझ लीजिए कि नजरअंदाज कर दिया। आज इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत सारे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान है, जिन्होंने अपने बयान में अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया है। और इसीलिए आज हम भी उन्हें अतीक जी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ। और ममता बनर्जी भी अतीक अहमद की हत्या को संविधान पर हमला बता रही हैं। लेकिन सच ये है कि ये सारे नेता इसलिए अतीक जी की हत्या पर बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो भारत के मुसलमानों का दिल जीत लेंगे और उनके वोट चुनावों में हासिल कर लेंगे। और पश्चिम बंगाल में तो कुछ मुसलमानों ने अतीक अहमद की हत्या पर शोक जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यानी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का फायदा मिल रहा है। लेकिन आज हमारा सवाल भारत के मुसलमानों से भी है कि क्या वो अतीक अहमद जैसे अपराधियों को अपना सच्चा आदर्श मानते हैं, और क्या वो इस बात से खुश हैं कि ये सारी पार्टियां अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रही हैं और ये सारी पार्टियां अतीक जी के लिए एकजुट हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन, योगी जब जब डरता है, योगी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं, वो जुल्म करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। भाई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकिशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक को। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। देखिए, एक बात ये सारे नेता सही कह रहे हैं कि अतीक जी की जिस तरह से हत्या हुई वो हत्या गलत है, और हमारा भी ये मानना है वो हत्या गलत है। यूपी पुलिस की ये सब लोग बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस ना तो राजू पाल को बचा पाई, यूपी पुलिस ना उमेश पाल को बचा पाई, और यूपी पुलिस ना ही अतीक अहमद और उसके भाई को बचा पाई। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। यूपी पुलिस राजू पाल को भी नहीं बचा पाई। राजू पाल का भी ऐसे ही वीडियो आपने देखा होगा जिसमें उसकी हत्या हो रही है। हमने आपको कल भी ये बात कही थी कि ये जो कुछ हुआ है ये बहुत खतरनाक शुरुआत है, और ये ऐसी शुरुआत है कि आज ये अतीक अहमद के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो आज हुआ है ये भी गलत है, क्योंकि सजा देने का काम तो आखिर में अदालत का ही है। जो हमारे सारे जो नेता एक बात जो कह रहे हैं कि सजा देने का काम अदालत में है, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक रिपब्लिक कंट्री है, तो ये काम पुलिस का है, ये काम अदालतों का है। और इस तरह एनकाउंटर से न्याय नहीं दिया जा सकता, ऑन द स्पॉट न्याय नहीं दिया जा सकता। अब इस बात की कल्पना कीजिए कि अतीक अहमद ने जिस दिन अपना पहला मर्डर किया था, अगर उसी दिन इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो गई होती ईमानदारी से, सख्ती से, और हमारी अदालतों ने उसे पहली हत्या के जुर्म में ही दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा दे दी होती, तो क्या ये अतीक अहमद कभी इधर इतना बड़ा माफिया बनता? तब शायद अतीक अहमद माफिया बन ही नहीं पाता। लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। वर्ष 1979 में जब अतीक अहमद 17 साल का था, सोचिए 17 साल का, तब उसने पहला मर्डर किया था।
दुख की बात यह है कि उस समय इस मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद वो एक एक करके न जाने कितनी हत्याएं और अपराध करता चला गया और हर बार कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिससे उसे ये गलतफहमी हो गई कि वो कानून से भी ऊपर है। और इस गलतफहमी को हमारे देश के ही उन नेताओं ने अपना समर्थन दिया जो अतीक अहमद का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक हासिल करना चाहते थे, अतीक अहमद का पैसा लेना चाहते थे, अतीक अहमद के जो गैंग हैं उनकी सेवाएं लेना चाहते थे और उसके जरिए वोट पाना चाहते थे। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा अपराधी था जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, लेकिन अलग अलग सरकारों ने उस पर लगे इस गैंगस्टर एक्ट के मामले को वापस ले लिया। आज ये बात भी बताने का दिन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार, मायावती की सरकार में 1 बार और वर्ष 2001 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गठबंधन सरकार थी तब भी अतीक अहमद को गैंगस्टर एक्ट से मुक्त किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि अतीक अहमद से सिर्फ जज नहीं डरते थे बल्कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से उसकी जेब में थी और पुलिस के जिस अफसर ने राजू पाल हत्याकांड की जांच की थी उसे अतीक अहमद के लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी, उसे पाकिस्तान के नंबरों से धमकियों भरे कॉल्स आते थे। और इस पुलिसकर्मी का नाम है नारायण सिंह जो अब रिटायर हो चुके हैं और उनका बयान भी आज आपको सुनना चाहिए और फिर यह अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर अदालतों में अतीक अहमद के न्याय का इंतजार हम करते तो क्या कभी इन मासूमों को न्याय मिलता? देखिए, जो वो डायरेक्ट तो हमको सीधे धमकी तो नहीं दिए, लेकिन उनके जो गुर्गे लोग होते थे वो लोग प्रलोभन भी देते थे, कहते थे कि क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, क्या फायदा सांसद जी से उलझने से, जैसे सब लोग अब तक करते रहे वैसे तुम भी बेचना करो। कभी कभी गुमनाम जो पाकिस्तान के 12 डिजिट का फोन होता है उससे धमकी भरे फोन भी आते थे कि बड़का आईओ मत बनो, नौकरी करो अपनी, जो है काट देते थे फोन। फिर जब जानने लगे कि ये बाहर का फोन है तो वो उठाते भी नहीं थे और प्रलोभन भी दिए गए। 50 लाख का ऑफर था कि उनके गुर्गे लोग हमदर्दी में कहते थे कि ले दे लो, अब जहाँ का तहाँ भिजवा दें हैं और खाना पूर्ति करके बेचना खत्म कर दो। तो पुलिस अफसरों को कहा जाता था कि पैसा ले लो, जहां बढ़िया ट्रांसफर पोस्टिंग लेनी है वो भी ले लो, वो भी हम करा देंगे क्योंकि पूरा प्रशासन और पुलिस व्यवस्था हमारी जेब में है और अगर पैसा नहीं लोगे तो मार दिए जाओगे। गैंगस्टर एक्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, अब आज मैं वो पूरा कागज लेकर आया हूं। देखिए, 15/6/2004 को समाजवादी पार्टी ने 7/6/2004 को समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया। इसके बाद बीएसपी की सरकार ने 3/6/2003 को ये शासन ये वापस लिया। उसके बाद 11/6/2001 को बीजेपी की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया और फिर 13/9/2001 को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 7/6/2004 को माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया, बीएसपी की सरकार ने वापस लिया और बीजेपी की सरकार ने भी वापस लिया है। इसलिए इस हमाम में सब नंगे हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले 18, 22 और 23 साल के लड़के मामूली से अपराधी थे। अपराध की दुनिया में आप इन्हें ट्रेनी अपराधी कहेंगे, जिनकी ट्रेनिंग भी अभी ठीक से पूरी नहीं हुई होगी। उनकी जेब में मुश्किल से 200 रुपए भी नहीं होते थे। ऐसे मामूली अपराधी के पास 5 लाख रुपए की विदेशी पिस्टल कहां से आई और एक 18 साल के लड़के के मन में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधी की हत्या करने के बारे में सोच भी सके। इसका मतलब यह है कि इन तीनों लड़कों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था और ये सिर्फ मोहरे थे, मास्टरमाइंड कोई और था। और यह मास्टरमाइंड वही हो सकता है जिसके सारे राज अतीक अहमद को पता थे। और आज यहां सवाल यूपी पुलिस को लेकर भी है। पहला सवाल तो यही है कि पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या आखिर हो कैसे गई। इतनी आसानी से पुलिस, जिस पर इतनी सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रही है, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही। जिन 3 हमलावरों ने अतीक अहमद की हत्या की, उनके पास ये विदेशी हथियार कहां से आए, जबकि इन तीनों अपराधियों की पृष्ठभूमि ऐसी है कि इनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो 5 लाख की रिवॉल्वर कहां से आ गई। एक बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के दौरान एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। और जब ये तीनों हमलावर
साबरमती से ही अतीक अहमद का पीछा कर रहे थे, तो पुलिस को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? जबकि हर राज्य की पुलिस के पास अपना एक खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है, सीआईडी होती है, लेकिन फिर भी पुलिस को इन हमलावरों के बारे में पता नहीं चला। आप खुद सोचिए, जब पुलिस को यह पता चल सकता है कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद झांसी में अतीक अहमद को छुड़ाने की योजना बना रहा है और उसके काफिले पर हमला करने की योजना बना रहा है, तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। यहां तो उसके पास इंटेलिजेंस आ जाती है, लेकिन पुलिस इन मामूली से हमलावरों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो उसने जांच के लिए इनकी कस्टडी उस समय नहीं मांगी, बाद में मांगी है। और इन हमलावरों को सीधे जेल में उन्होंने क्यों जाने दिया? क्या यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर इसलिए गुस्से में थी क्योंकि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के ही 2 पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी थी? क्या इसी बात का गुस्सा यूपी पुलिस को था? और आज अगर आप ये बात भी सोचिए, अगर ये तीनों हमलावर अतीक अहमद को मारकर बड़ा नाम कमाना चाहते थे, तो इन लोगों ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? और क्या ये नारे लगाने के पीछे कोई साजिश या कोई जानबूझकर इन लोगों को ऐसा करने के लिए कह रहा था? और अगर ऐसा है तो फिर वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने इन मोहरों से अतीक अहमद को मरवा दिया? कोई भी हो सकता है, ये गैंगवार भी हो सकता है, और ये कोई नेता भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है, ये आईएसआई भी हो सकता है, लश्कर तैयबा भी हो सकता है, वो नेता भी हो सकते हैं जिनके सारे राज अतीक अहमद को पता थे। और आज आपको अतीक अहमद की हत्या करने वाले 18 साल के अरुण कुमार मौर्य के दादा का एक बयान सुनना चाहिए, जो कह रहे हैं कि अरुण के पास तो जेब में 200 रुपए भी नहीं होते थे, फिर उसके पास 5 लाख रुपए की ये पिस्टल आई कहां से? दादाजी ये बताइए कि उसके पास से 5-5 लाख रुपए की पिस्टल बरामद हुई है, क्या लगता है कितने पैसे थे उस पे लाने की? पैसे पे उसको अपने कमरे मेरे से तक मांगता था, कहूँ जाता था तो 100-200 रुपया के दाल दे दो, 200 रुपया चाहिए। तो आप मानते हो ये किसी ने दिलवाई है या कोई साजिश है इसके पीछे? हाँ, किसी ने दिलवाई होगी, किसी से पैसे से मिला तभी तो। हम आपको ये भी कहते आ रहे थे कि ये भी एक विडंबना है कि जिस अतीक अहमद को राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रहीं, उसी अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा अपराध मुसलमानों के खिलाफ ही किए। क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं, हमेशा याद रखिए, इनकी ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है। जाति और धर्म से इन्हें जोड़ना गलत बात है। ये सिर्फ अपराधी होते हैं, इनका एक ही काम होता है पैसा कमाना। और अतीक अहमद ने वर्ष 1989 में जिस चांद बाबा की हत्या की थी, वो भी एक मुसलमान था, और चांद बाबा की हत्या करके ही वो बड़ा माफिया बना था। उस समय चांद बाबा सबसे बड़ा माफिया था, उसकी हत्या करके ये नया डॉन बना था। चांद बाबा भी मुसलमान था। इसी तरह उसने वर्ष 2001 में नस्सन नाम के जिस पार्षद को जान से मारा, वो भी मुसलमान था। 2004 में अतीक अहमद ने जिस बीजेपी नेता की हत्या करवाई, वो भी मुसलमान था, उसका नाम अशरफ था। अतीक अहमद ने जिन परिवारों की जमीनों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए, वो तमाम पीड़ित परिवार मुस्लिम समुदाय से ही थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उसी अतीक अहमद की हत्या को धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उसने सबसे ज्यादा जुल्म मुस्लिम परिवारों पर ही किए थे। आज हम आपको जयश्री कुशवाहा नाम की उस महिला की कहानी सुनाना चाहते हैं, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए अतीक अहमद ने उसके पति और उसके भाई की हत्या करवाई, और उसने इस महिला पर भी गोलियां चलाई, जानलेवा हमला किया। इस महिला को 2 गोलियां लगी भी थी, और इसके बाद उसकी 7.5 एकड़ जमीन पर अतीक अहमद ने अवैध कब्जा कर लिया। आज इस महिला का दर्द आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अतीक अहमद ने किस तरह कई परिवारों को उजाड़ा। और ये सारे वो परिवार हैं जो आज मानते हैं कि उन्हें असली न्याय अब आज जाकर मिला है, और उन्हें अदालतों से उम्मीद ही नहीं थी कि अदालत कभी उन्हें न्याय देंगी। मेरे जमीन में जो है तो उन्हें इनकी नजर गड़ी हुई थी, और मुझको जो है तो बुलाए, तुम्हारे पति को उन्हीं जो है तो जैसी नहीं दिखे उसी तरीके जो है तो उन्हीं तुम्हारे बच्चों को तुमको हम कर देंगे, जैसे मुर्गी हलाल कर दिया जाता है उसी तरीके हलाल कर दिया जाए। और भाई को करंट लगा दिए जो है तो उन्हें किसी तरीके हाथ गोड़ जोड़ के इन्हें बुला लेके चली आई। फिर यहाँ करंट जो है तो खम्बा वम्बा किए, उसको जो है तो वो कर दिए। 2016 की बात है, हाँ 2016 की बात है। ये देखिए
बेटा के मेरे लगी है, पीठ में मेरे लगी है। जब मेरा बेटा भाग के छुड़ाने लगा, बेटी की रही, किसी तरीके मैं अंदर आ गई, बेटा दरवाजा बंद करने लगा तो बेटा कहनी जो है तो नहीं इसमें पैर में लगी है गोली बेटे के। और जब वहाँ गए तो वहाँ भी मुझको जो है तो धमकी मिली। तो अब इन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन्हें 20-20 साल हो गए लेकिन न्याय नहीं मिला। अब आप सोचिए, वो कह रही है जैसे मुर्गी को हलाल किया जाता है ऐसे मारा, एक को करंट लगाकर मारा, इस महिला पर खुद 2 गोलियां चलाई। और अब आप ये देखिए कि विदेशी मीडिया में इस घटना को कैसे पेश किया जा रहा है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 3 अलग अलग छापेमारी में यूपी पुलिस ने अपराधी से नेता बने अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों को गोली मार दी, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद भी शामिल है। यानी विदेशी मीडिया भी अब बढ़ चढ़कर इसके बारे में लिख रहा है। फिर यह अखबार लिखता है कि उत्तर प्रदेश में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू सन्यासी हैं और उन्हें आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। और वहां अतीक अहमद जो कि एक मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया। यह है न्यूयॉर्क टाइम्स का विश्लेषण। इसके अलावा एक और चैनल है अल जजीरा, जो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है। वो लिखता है भारत के पूर्व सांसद और अपहरण के मामले में दोषी अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव टीवी पर गोली मार दी गई, वो भी तब जब वो पुलिस की हिरासत में थे। जिन लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे। यानी यहां भी अल जजीरा ने इसी बात पर जोर दिया कि अतीक अहमद क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसकी हत्या हुई। और हमेशा याद रखिए, समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जरूर जाता है।